हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस सीरीज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12 नवंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप चाहे इंडिया के किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करते हैं ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि आज जो है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इन विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान केंद्र बनाया गया है सबसे ऊंचाई पर वो कौन सा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मतदान केंद्र है ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। तो इसका जो आंसर रहेगा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। इसका जो नाम है ये है टशीगंग। तो आपको नाम ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है, तो इसका नाम है टशीगंग। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ये चीजें जो है ध्यान रखनी है। अब अगर बात करें टशीगंग की, तो ये पूछा जा सकता है ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये समुद्र तल से जो है 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा बात करें, क्या इस मतदान केंद्र पर सबसे पहली बार जो है मतदान हो रहा है? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो है 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उनके लिए भी ये मतदान केंद्र बनाया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 2019 में मतदान हुआ था। और पूछा जाए कि ये जो है कब ये मतदान केंद्र बनाया गया, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के लिए ही की गई थी। और एक और बात जो है, विधानसभा के इलेक्शन के लिए यहाँ पर मतदान जो है पहली बार हो रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, विधानसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं जो आज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं हिमाचल में, तो विधानसभा के लिए इस मतदान केंद्र पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है मतदान किया जा रहा है। फिर पूछा जा सकता है कि ये जो टशीगंग है ये कौन से संसदीय क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करें लोकसभा सीट की, तो ये आता है मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब यहां पर बात हुई है लोकसभा की, तो यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हिमाचल में जो है 4 लोकसभा की सीट हैं और 2 राज्यसभा की सीट है। और ये भी पूछा जा सकता है, टशीगंग से पहले दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा था, तो ये था हिक्किम। आपको ध्यान होगा, इससे पहले जो है हम हिक्किम का नाम सुनते थे कि ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। तो बहुत सारे पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, एक बार फिर से समराइज करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है टशीगंग, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये पड़ता है मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। हिक्किम इससे पहले दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र था। पूछा जाए टशीगंग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जो है 2019 में फर्स्ट टाइम लोकसभा के इलेक्शन के लिए मतदान करवाया गया था और इस बार जो है फर्स्ट टाइम 2022 में विधानसभा के लिए जो है यहाँ पर मतदान करवाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल में जो है लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। अगर हम बात करें विधानसभा की, विधानसभा की यहाँ पर जो है टोटल 68 सीट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, आप इन्हें पहचानते भी होंगे। इनका जो नाम है ये है प्रकाश जावड़ेकर। तो राज्यसभा की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आचार समिति, तो आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है प्रकाश जावड़ेकर को। ये नियुक्तियां कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं जो भारत के जो है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इनका नाम है श्री जगदीप धनखड़। तो इन्होंने जो है ये नई नियुक्तियां की हैं। राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है प्रकाश जावड़ेकर को। सभापति हैं हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है ये भी पूछा जा सकता है। ये है 14th नंबर के जो है उपराष्ट्रपति। और
अब बात यहाँ पे राज्यसभा की हुई है, तो राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा में जो कुल सीटें हैं वो हैं 245। इन 245 में जो है 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, 12 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। छोटी छोटी डिटेल होती है जहां से आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इन्हें जो है आप की पॉइंट के रूप में अपने पास आप लिख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे कि जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो इनका जो कार्यकाल रहता है, इन्हें 5 साल के लिए नहीं चुना जाता, इनका कार्यकाल रहता है 6 साल का। जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। अब बात करें कि सभापति तो हमने बता दिया, यहाँ पर उपराष्ट्रपति होते हैं, श्री जगदीप धनखड़ हैं। अगर बात करें यहाँ पे उपसभापति कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है। तो उपसभापति हैं, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। लास्ट में ये भी पूछा जा सकता है सदन के नेता कौन है, राज्यसभा के सदन के नेता कौन है। तो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। तो यहां पर भी जो है हमने काफी सारी डिटेल डिस्कस की है। राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष बने हैं प्रकाश जावड़ेकर, और आपको ध्यान होगा ये जो है मोदी सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फोटो में आप देख सकते हैं इन्हें। सभापति हैं जगदीप धनखड़, 14th नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा में कुल सीटें होती हैं 245, जिनमें से जो है 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। कार्यकाल होता है राज्यसभा के सांसद का 6 साल का। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह और सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये करेगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। और ये खेल आते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत। तो खेलो इंडिया के अंतर्गत नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 में जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है UIDAI ने शिकायत निवारण के लिए कौन सा चैटबॉट जो है लॉन्च किया है। तो जैसा फोटो में देख सकते हैं UIDAI ने एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है और इसका जो आंसर है, इस चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है नाम है आधार मित्र। अब यहाँ पे बात आई है UIDAI की, तो ये भी पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सीईओ कौन है? इसके अभी जो प्रेजेंट में सीईओ हैं इनका नाम है सौरभ गर्ग। ध्यान रखिएगा, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है शिकायत निवारण के लिए एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका नाम है आधार मित्र। इसे आप ध्यान रखिएगा, नाम है आधार मित्र। सीईओ हैं UIDAI के सौरभ गर्ग। अगला क्वेश्चन है बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2 लोगों को, आप फोटो में देख सकते हैं। इन 2 लोगों को जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इनके नाम क्या क्या है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है ये 2 लोगों को, इसमें जो फर्स्ट हैं इनका नाम है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है 31st नंबर का। और नंबर 2 पे हैं जो है माधव हांडा, का नाम है माधव हांडा। इनको दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार। किस चीज के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है? तो मधु कांकरिया को दिया गया है इनके उपन्यास, इनका जो उपन्यास है, इस उपन्यास का नाम है हम यहाँ थे। हम यहाँ थे, इसके लिए जो है इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और जो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है माधव हांडा को, इनके उपन्यास, इस उपन्यास का जो नाम है ये है पचरंग चोला, पचरंग चोला पहर सखीरी।
पचरंग चोला पहन सखीरी। तो इन 2 उपन्यासों के लिए इन लोगों को जो है बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बिहारी पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, जैसा आप देख भी रहे होंगे उपन्यास जो इन्होंने लिखे हैं इसके लिए इन्हें मिला है। साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है और ये दिया जाता है उन लेखकों को जो या तो हिंदी या राजस्थानी में जो है बेहतरीन लेख लिखेंगे, उन लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाता है बिहारी पुरस्कार के लिए। तो 31वें के लिए किया गया है मधु कांकरिया को और 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए किया गया है माधव हांडा को। ये किसकी जो है किसके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है? तो इनका नाम है, ये फेमस कवि थे, प्रसिद्ध कवि बिहारी, इनके नाम पर जो है राजस्थानी लेखकों को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये दिया जाता है राजस्थानी लेखकों को जो या तो हिंदी में या राजस्थानी में लेख लिखते हैं। अब यहाँ पे पुरस्कार की बात आई है तो आपको एक और पुरस्कार जो है ध्यान रखना है, वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है आशा पारेख को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 7 से 9 नवंबर तक जो है आयोजित किया गया है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसे हम बोलते हैं। इस बारी की जो थीम थी इस वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, तो ये इस बारी की थीम थी। अब इसका काम क्या रहता है? जो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 आयोजित की गई है, इसका काम रहता है पर्यटन और इससे जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देना। साथ में पूछा जा सकता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है हर वर्ष 27 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 11 नवंबर को। और किसकी जयंती के रूप में इसको मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम। इनकी जयंती को जो है मार्क करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब से मनाना जो है स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो ये हम मनाते हैं 2008 से। एक चीज और पूछी जा सकती है मौलाना अबुल कलाम के बारे में, जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्हें जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? इन्हें जो है 1992 में मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, किसकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 11 नवंबर को। हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम, उनकी जयंती को मार्क करने के लिए 2008 से इसे मनाना जो है स्टार्ट किया गया है। 1992 में इन्हें जो है मौलाना अबुल कलाम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणा मिलर किस देश की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? जो फोटो में आप देख सकते हैं ये है अरुणा मिलर, ये बनी है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा किस देश की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये बनी है यूएसए, अमेरिका की। और यूएसए में पर्टिकुलरली बात करें, ये बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मेरीलैंड नामक जगह है, वहां की जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। और ऐसा करने वाली ये जो है पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल मैच में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो फोटो में आप देख सकते हैं और सभी ने पहचानते भी हैं, इनका नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली ने जो है ये कारनामा हासिल किया है, इन्होंने जो है उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने जो है T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले ये
जो है वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बने हैं और ये इन्होंने जो है उपलब्धि हासिल की है, जो भी हाल ही में सेमीफाइनल मैच हुआ है T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच। उस मैच में जो है इन्होंने 50 रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? तो इस क्वेश्चन का सिंपली जो आंसर रहेगा, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की जो है मेजबानी की है, ये की है भारत ने। पूछा जाए भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो इनका नाम है नरेंद्र तोमर। तो इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की है। अब बात करें बिम्स्टेक क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं उनका एक संगठन है, नाम दिया गया है बिम्स्टेक। फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशंस। अब बात करें इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो बिम्स्टेक में आती हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। तो आप ध्यान रखिएगा कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ये कंट्रीज आती हैं बिम्स्टेक में। अब पूछा जाए बिम्स्टेक का जो है हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर है ये है ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये जो अभी हाल ही में हमने आपको बताया था, जो COP27 हुआ है, कहां पर हुआ है, ये आयोजित किया गया है मिस्र में, इजिप्ट में। वहां पर जो है भारत की तरफ से गए थे श्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने, और वहां पर जो है ये नया जो है अलायंस सेट किया गया है, नाम है इसका मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसमें जो है भारत शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इस अलायंस में भारत शामिल हुआ है। ये मैंग्रोव क्या चीज है, तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की झाड़ियां होती हैं जो समुद्र तट के किनारे ये पैदा हो जाती हैं। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए जो है मैंग्रोव अलायंस स्टार्ट किया गया है और भारत इसमें शामिल हो गया है। तो पूछा जाए भारत में जो है सबसे ज्यादा ये मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। भारत में सबसे ज्यादा ये वेस्ट बंगाल और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में जो है ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव अलायंस स्टार्ट किया गया है, COP27 का नया इनिशिएटिव है और भारत जो है इसमें शामिल हो गया है। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं कैरियर स्टडी ऐप, वहां पर जाकर आपको इन क्वेश्चंस की पूरी PDF मिल जाएगी। और साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि HPTET दिसंबर 2022 में जो एग्जाम होने वाला है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्रीय, JBT, LT, आर्ट्स, इसके लिए जो है हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर से। तो आप अपने आप को जाकर जो है संडे तक, यानी आप 13 नवंबर तक रजिस्टर करवा सकते हैं। 14 नवंबर से लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं और HPTET दिसंबर 2022 के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 120 प्लस मार्क्स, यानी आपको जो है टेट का एग्जाम क्लियर करवाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।